शाम के 7 बज रहे। नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोही नारों का मामला अब सीधे बीजेपी और कांग्रेस की जंग बन गया लगता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत किया है। तो राहुल ने पलटवार किया, बीजेपी और संघ कौन होते हैं देशभक्ति का लाइसेंस बांटने वाले। यानी अब देशभक्ति और देशद्रोही इन शब्दों पर ही सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। इधर जेएनयू विवाद आज नारेबाजी से मारपीट तक पहुंच गया। पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान छात्रों और मीडिया वालों की पिटाई कर दी गई। आरोप वकीलों और बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा पर लगा। यानी आज भी देशभक्ति और देशद्रोही की सियासत से बाहर नहीं आ पाया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेएनयू के बहाने भड़काऊ राजनीति ही देशभक्ति है? क्या देशभक्ति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है? और क्या जेएनयू में राहुल के भाषण से, जैसा अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा मिला है? इसी पर बहस करेंगे। अपने खास मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी राय शामिल करवा सकते हैं, सवाल शामिल करवा सकते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए। चलिए बहस से पहले आज की रिपोर्ट। लगता है जेएनयू विवाद अब सभी पार्टियों के लिए सियासी फायदा उठाने का बड़ा मंच बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस, लेफ्ट सभी अपनी सियासत चमकाने में जुट गए हैं। जेएनयू दौरे के बाद कन्हैया कुमार के समर्थन में आए राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विवाद को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर राहुल पर करारा हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है, राष्ट्र विरोधी नारों का समर्थन कर क्या देशद्रोहियों के साथ राहुल ने हाथ मिला लिया है? मैं श्री राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना है, देशद्रोहियों का साथ नहीं देना है, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पूरे विवाद पर अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने को कहा। उधर बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रभक्ति का पाठ न सिखाए बीजेपी। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और ये लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। इस बीच आज पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थकों और वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई। भारत माता की जय नारा लगा रहे वकील गुंडागर्दी पर उतर आए। छात्रों और कई पत्रकारों के साथ भी मारपीट की। 6 साल से हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो हालत आज मेरी हुई है, मुझे लग रहा है मैं कोई अपराधी हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर कवरेज की है मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मुझे मारा है। यहाँ पर मैं मरते मरते यहाँ पर बचा हूँ। वकीलों के अलावा बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा पर भी जेएनयू के छात्रों ने मारपीट का आरोप लगाया है। उसको पकड़ रहे थे, हमको मार रहे थे। जेएनयू विवाद को लेकर सियासत जोरों पर है। राष्ट्रद्रोह और देशभक्ति की बहस में जेएनयू फंस गया है। जो जेएनयू अपनी पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो अब सियासत का अखाड़ा बन गया है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या जेएनयू के बहाने भड़काऊ राजनीति ही देशभक्ति है? क्या देशभक्ति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है? क्या जेएनयू में राहुल के भाषण से देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा मिला है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीएम से सीनियर लीडर और एमपी हनन मोला साहब हमारे साथ हैं। यहां स्टूडियो में एबीवीपी के छात्र नेता अभिषेक हैं और आयसा की अमृता।
आप सभी का स्वागत है। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। प्रियंका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। ग्रेट। हाँ, अब मेरा पहला सवाल प्रियंका आपसे है। आज अमित शाह कह रहे हैं जेएनयू में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित मुट्ठी भर छात्रों ने ये नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, गो इंडिया, गो बैक, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के तमाम नारे अमित शाह कह रहे हैं और उसके बाद पूछ रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं इन नारों का समर्थन करके क्या उन्होंने देश की अलगाववादी शक्तियों से हाथ मिला लिया है? क्या ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आड़ में अलगाववादियों को छूट देकर देश का एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं? अमित शाह का सीधा आरोप कांग्रेस पर। दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। अमित शाह का इतिहास देश के सामने है, क्या उनका खुद का इतिहास है, और जो आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है, उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है, क्या इतिहास रहा है, उससे भी देश अनजान नहीं है। नथुराम गोडसे को नेशनल आइकन बनाने में जो लगे हुए लोग हैं, वो अगर हमसे पूछेंगे कि हमारा क्या राय है या हम क्या काम कर रहे हैं या क्या देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से हमें ना ही सर्टिफिकेट लेना है, ना ही हमें उनकी बात पे हमें तवज्जो देनी है। अब आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया सवालों के साथ प्रियंका, लेकिन सवाल वही है। सवाल यह है, इस तरह के नारों का समर्थन करते हुए राहुल गांधी। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, अमित शाह जी का क्या उनकी आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, क्या रही है, क्या उनका देश के इतिहास में कंट्रीब्यूशन रहा है, सब जानते हैं। आजादी की मूवमेंट से लेकर नथुराम गोडसे से लेकर और अच्छा, आप रिपीट कर रही हैं, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। आप रिपीट कर रही हैं, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने आपसे कुछ सवाल नहीं पूछा है। अच्छा ठीक है, सवाल मेरा ये है प्रियंका, सवाल ये है जो अमित शाह कह रहे हैं, मैं उसी के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं। अमित शाह आगे कह रहे हैं, राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, क्या केंद्र सरकार का हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना राष्ट्रहित में होता? क्या आप ऐसे राष्ट्रवाद विरोधियों के समर्थन में धरना देकर, वहां जाकर भाषण देकर देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे रहे? राहुल गांधी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं अमित शाह के मुताबिक कि वो देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, देशद्रोही को कौन बढ़ावा दे रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है, देश की जनता देख रही है। जो प्रधानमंत्री बगैर न्योते के वहां पे नवाज शरीफ को हक कराते हैं, उनसे बात कराते हैं, उससे दिख रहा है कौन देश को बढ़ावा दे रहा है, देशद्रोही पंथी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ट्विटर पे भी कहा है और बार बार कहा है, कोई भी एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सपोर्ट नहीं करते हैं। पर उसकी आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, हमने आईआईटी मद्रास में देखा, हमने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में देखा, हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की डेथ हुई उसको देखा, और अब हम जेएनयू में देख रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और अगर लोगों की आवाज इस आड़ में दबाने की कोशिश की गई तो हम उसके खिलाफ बात करेंगे, और अगर हमें सर्टिफिकेट अमित शाह जी से लेना पड़े तो हमें उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करते हैं। हमारा पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट बीजेपी नहीं दे सकती है, आरएसएस नहीं दे सकती है, ना ही विश्व हिंदू परिषद दे सकता है, ना ही अमित शाह दे सकते हैं। ठीक है संबित पात्रा, पहले तो ये देशभक्ति और देशद्रोही की परिभाषा मैं चाहता हूं आप जरा बताइए। इस पर बहुत बहस हो रही है, कई दिन हो गए हैं अभी तक। जैसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं हमें देशभक्ति वाला ये सर्टिफिकेट आरएसएस और अमित शाह से नहीं चाहिए। आपके हिसाब से देशभक्ति और देशद्रोही क्या है, जरा साफ कर दीजिए। मैं बताता हूं। पहली बात तो है, प्रियंका जी सर्टिफिकेट की बात कर रही थी कि वो अमित जी से और आरएसएस से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं, नहीं दे रहे हैं, हम तो नहीं देना चाहते हैं। मगर चूंकि आज मैं मुंबई में हूं और प्रियंका जी भी मुंबई में है, और इसी मुंबई से कांग्रेस दर्पण छपा था, कांग्रेस दर्पण में तो सर्टिफिकेशन किया था ना। कांग्रेस दर्पण में खुद संजय निरुपम जी ने सोनिया गांधी, उनके पूर्वज, उनका पूरा परिवार और किस प्रकार से मुसोलिनी से क्या जुड़ाव है, ये सब तो सर्टिफिकेट खुद कांग्रेस ने दिया था। ये सर्टिफिकेट हमने तो नहीं दिया है, संघ ने नहीं दिया है, इसलिए वो सर्टिफिकेट खुद रखे संजय निरुपम जी का। दूसरा, देशभक्ति और देशद्रोह में क्या फर्क होता है? देखिए, देशद्रोह तब होता है जब ओसामा बिन लादेन
हजारों लोगों को मारने वाला वो ओसामा जी बन जाते हैं। देशद्रोह तब होता है जब महेश चंद शर्मा, जो कि एक जाबाज सिपाही हिंदुस्तान के हैं, वो मारे जाते हैं बाटला हाउस में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए। तो आतंकवादियों के शव को देखकर सोनिया गांधी जी को नींद नहीं आती है और वो कई दिनों तक आंसू बहाती रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह सर्टिफिकेट सलमान खुर्शीद जी ने दिया है, खुद उन्होंने कहा है। देशद्रोह तब होता है जब कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता ये कहते हैं कि अफजल गुरु जी को फांसी दे दिया, जब ये तमाम देश के शत्रु जी बन जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा वो गलती के उनके मुंह से निकला। ये टंग है, सब जानता है। सुनिए मैं टंग की कहानी बता रहा हूं। ये टंग है जो यहां स्लिप हो जाता है, ये टंग है जो ओसामा जी के पास भी स्लिप हो जाता है, ये टंग है जो हाफिज सईद के पास भी स्लिप हो गया था। हाफिज सईद भी साहब बन गए थे, आपको याद है। होम मिनिस्टर सुशील शिंदे जी ने उन्हें पूरे भरे पार्लियामेंट में हाफिज सईद साहब कह के संबोधित किया था। ये टंग है कि क्या है? जब ये टंग इतनी बार स्लिप होने लगे ना, तब जान जाइए टंग में गड़बड़ी नहीं है, दिल और दिमाग में गड़बड़ी है, और इसी को देशद्रोह कहते हैं। अच्छा ये बताइए संबित पात्रा, एक सेकंड हनन मोला साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं अमृता आ रहा हूं। संबित पात्रा, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या सड़कों पे भी दिया जाने लगेगा क्या? ओपी शर्मा बीजेपी के एमएलए हैं, वो कैमरे में कैद हुए आज मारपिटाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर। गुंडागर्दी शुरू हो गई है, वकील छात्रों को पीट रहे हैं और पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसीलिए आरोप ये लग रहा है कि आप ये बांटने की राजनीति, प्रियंका एक सेकंड में आ रहा हूं, बांटने की राजनीति जो हो रही है ना ये देशभक्ति के नाम पे, ये भड़काऊ राजनीति, ये इसका नतीजा ये है कि माहौल खराब हो रहा है। देखिए मानक जी, आप मुझे समय देते हैं बोलने के लिए, धन्यवाद। आपने सबको बराबर समय दिया। मैं दिल की बात रखना चाहता हूं। जो ये जेएनयू में हुआ है, आप खुद बताइए क्या ये डिबेटेबल विषय है? मैं अभी बहुत भ्रमण कर रहा हूं, मैं जहां भी रेलवे स्टेशन में जाता हूं, मैं फ्लाइट में जाता हूं, मैं बस में जाता हूं, लोग मुझे जिनका कोई राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो आके पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है साहब। ये रोज रोज जिस प्रकार की बयानबाजी जेएनयू में हो रही है, कुछ लोगों ने किया है, उस पर जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, और प्रियंका जी आपको बुरा लगेगा मगर लोगों ने पहली बार खुल के कहा कि इस बार राहुल गांधी जी ने वो ब्लंडर कर दिया है कि वर्षों तक सुधारने की कोशिश करते रहेंगे तो राहुल जी सुधार नहीं पाएंगे। वो अरे आपसे मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने बैठी कि पाकिस्तान लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनसे सर्टिफिकेट। मैं तो गरीब किसान हूं, मैं कहां सर्टिफिकेट, मैं राजा को कहां सर्टिफिकेट दे सकता हूं? नहीं सुनिए, मैं गरीब लड़का हूं, मैं कहां युवराज को सर्टिफिकेट दे सकता हूं? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्रियंका जी, आप फिर बोल दीजिएगा। मैं प्लीज प्रियंका जी मैं कंप्लीट कर लूं, फिर प्रियंका जी को सुन लूंगा। प्रियंका जी प्लीज, नहीं आप लड़ाई मत करिए, गरीब लोगों पर इस प्रकार चिल्लाइए मत। नहीं प्लीज प्रियंका जी थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बारी है ना, मैं पूरा कर लूं, फिर आप मुझे चिल्ला लीजिएगा। चार्जेस हम पे लग रहे हैं, एंटी इंडिया कहा जाता है। प्लीज प्रियंका जी ऐसे नहीं, थोड़ा टॉलरेंस हो जाए। एक एक करके बोलते हैं। संबित आप जल्दी से 10 सेकंड में 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रियंका आपको दे रहा हूं, वापस आ रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने कंप्लीट नहीं किया था, कर लीजिए, फिर जल्दी बाकी मेहमानों के पास भी जाना। प्रियंका आपके पास भी आ रहा हूं, संबित जल्दी से। मैं बिल्कुल देखिए मानक जी, कुल मिलाकर मेरा इतना कहना है, जिस प्रकार के नारे लगे हैं, देश के 1000 टुकड़े हो, देश बर्बाद हो जाए। यहां हमारी बहन बैठी है आयशा से, जेएनयू से, आप उनको एक बार बता दीजिए भारत माता की जय कहने के लिए, वो एक बार नहीं कहेंगी। और आप हम लोग को एक बार कह दीजिए, हम लोग मर जाएंगे भारत माता की जय कहते कहते। और इसमें डिबेट क्यों हो रहा है? अरे भारत माता की जय कहने में जिनको परेशानी है, हम उन लोगों के लिए डिबेट कर रहे हैं। जिन लोगों को भारत की बर्बादी चाहिए, उनको बचा के राहुल गांधी को क्या मिलेगा? चंद वोट। ये चंद वोटों की सियासत में हिंदुस्तान को खत्म करना है क्या? किस प्रकार की राजनीति है? जवाब ले लीजिए प्रियंका। दीजिए प्लीज। ये देखिए, ये 5-6 लोगों के साथ, आरएसएस माइंडेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं और फिर वो बताएंगे कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने क्या बवाल मचाया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज मैं संबित पात्रा जी से कहना चाहती हूँ, आप बड़ी अपनी वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो सब भाषा खराब है, बताइए। हम इसी जोश से इस देश में बढ़िया भाषा मैंने बोला, वो खराब इस देश में आए हैं कि इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। हम भी बहुत बड़े घरों से नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कोई जी कहते हैं, हम इटली से आके छोटे घर से आए हैं, जो भी इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस की आइडियोलॉजी ने देश की मुसोलिनी के परिवार से, मुसोलिनी तो बहुत अमीर था। ठीक है प्रियंका। कि आरएसएस
आरएसएस ने क्या काम किया? उन्होंने महात्मा गांधी तक का मुंह बंद कर दिया, 3 गोलियां उन पे दागकर, और आप हमें पेट्रियट। ठीक है प्रियंका, चलिए मुद्दे पे आ जाते मैं हैं। ऑब्जेक्ट करता हूं इस पे। कोर्ट ने राहुल गांधी की खिंचाई की है, ये कहने पे कोर्ट ने राहुल गांधी अच्छा संबित प्रियंका प्लीज, बाकी मेहमान नहीं है, आप मुद्दे पर ही रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज दोनों शांत हो जाइए। मैंने आपको बहुत टाइम दिया दोनों को, प्लीज अब शांत हो जाइए। संबित पात्रा, प्रियंका प्लीज दोनों शांत हो जाइए। हनन मोला साहब, प्रियंका प्लीज, यही तो हालत हो गई। प्रियंका प्लीज मुद्दे पे रहते हैं, बाकी मेहमानों को भी बोलने दीजिए प्लीज, बहुत टाइम हो गया आप दोनों को। प्लीज प्रियंका प्लीज। हनन मोला साहब, आपको लगता है ये जो नारे लगे हैं जेएनयू के अंदर, जिनके वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, आपको लगता है इन नारों के बाद जो कुछ हो रहा है भड़काऊ राजनीति है और देशभक्ति और देशद्रोह इनसे तय नहीं होना चाहिए, इन नारों से? आप खुद से देख लीजिए एक बार। ये मेरे तो पहले यही कहना है, भारत के शासन जब नपुंसक के हाथ में रहता है, भारत के शासन जब कोई नपुंसक के हाथ में रहता है तो हनन मोला साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपोज करता हूँ मानक, मैं ऐसे शब्दों का अपोज करता हूँ और मैं कह दूं आप हनन मुल्ला जी को अभी उठाइए डिबेट से, वो माफी मांगे वरना मैं उठ जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ संबित पात्रा, मैं बोल रहा हूँ, तुरंत उनसे माफी मंगवाइए, तुरंत माफी मंगवाइए वरना मैं उठूंगा। मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड। हनन मुल्ला साहब, हनन मुल्ला जी हाथ जोड़ के देश से माफी मांगे वरना डिबेट से उठ जाइए। नहीं संबित पात्रा, एक सेकंड लोगों के साथ डिबेट करने नहीं बैठा हूँ। एक सेकंड, हनन मुल्ला साहब मेरी बात सुनेंगे। हनन मुल्ला साहब, उसको आप लोगों को पिटाई कर जाते हैं लोगों की। संबित और प्रियंका, एक सेकंड, इन दोनों का ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। मुझे हनन मुल्ला साहब से ये कहना है। हनन मुल्ला साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। हनन मुल्ला साहब प्लीज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप इतनी बार सांसद रह चुके हैं, प्लीज असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करें। आप अपनी बात रखें, जो आपको कहना है कहें, और किसी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करें। ये तो आप जानते हैं सर। नहीं कर रहा है, करता है ही है जब कोई भारत देश अरे सुनो तो भाई, माफी मांगे अभी नेशनल टेलीविजन में, अपने शब्दों को रिट्रैक्ट करे, तभी जाके मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा, वरना मैं इस डिबेट में नहीं बैठने वाला हूं। मानक हनन मुल्ला जी, आप माफी मांगिए, तुरंत माफी मांगिए, वरना डिबेट नहीं होगी। मैं नहीं करूंगा, आप लोग माफी मांगते आप देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसी से मालूम पड़ जाता है कि देशद्रोही कौन है, इसी से मालूम पड़ जाता है हिंदुस्तान के आंदोलन में क्या सोच है। आप माफी मांगिए, माफी मैं डिमांड करता हूं, मैं डिमांड करता हूं हनन मुल्ला जी से कि वो माफी मांगे। ये सीनियर लीडर है, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। अब देखिए, प्लीज मानक, ऐसे नेताओं को मत बुलाया करें, इन्हें ऑफिशियली माफी मांगना पड़ेगा। एक सेकंड, ऑफिशियली माफी मांगना पड़ेगा। एक सेकंड संबित, देखिए सारी डिबेट हमारी डिरेल हो जाती है। हनन मुल्ला साहब मेरी बात सुनिए। हनन मुल्ला साहब, भाषा का प्रयोग करेंगे तो डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड संबित प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, बात तो करने दीजिए। एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। हनन मुल्ला साहब, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अपने शब्द वापस ले लीजिए, क्योंकि आप किसी के खिलाफ भी, मैं तो कह रहा हूँ किसी के लिए भी ना, संसद में और खासतौर से पीएम के लिए। हनन मुल्ला साहब, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ थे आप जब मुझसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था? तब क्यों चुप रहते हैं आप? आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए और अपनी साइड से थ्रू मत लाइए। आरएसएस का कल्चर है रोज अभद्र भाषा प्रयोग करना, और वो हर भद्र भाषा सिखा रहा है। बात ऐसे नहीं है, कमजोर जो होता है तो एक नाराबाजी से देश गिर जाएगा। हमारा बार बार हम कहते हैं जो नारा हुआ है साझा देना चाहिए, कोई भी देश। मैं आपसे इतना निवेदन करता हूँ, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, सीनियर लीडर हनन मुल्ला जी को माफी मांगनी पड़ेगी और वो शब्द रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। हनन मुल्ला साहब, असंसदीय भाषा जैसा आप कभी पार्लियामेंट में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो होता यही है, तरीका यही होता है कि उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्योंकि नेशनल टेलीविजन है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल यहाँ एक्सपंज करने का नहीं है सर। आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नेशनल टीवी पे सर नहीं करना चाहिए। कमजोर बोलो, कमजोर सरकार,
कमजोर सरकार है। हाँ, कमजोर चलेगा, तो कमजोर चलेगा, सरकार हाँ। होता नहीं, है। आप पहले वो कमजोर शब्द चलेगा। वापस लीजिए। आप एक बार बोलिए। डॉक्टर पात्रा वो वापस ही ले रहे हैं, वो कमजोर कह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, ऐसे नहीं। डॉक्टर पात्रा वो कमजोर कह रहे हैं, उन्होंने वापस ले लिया। कमजोर के उन्होंने वापस कहाँ लिया है? संबित पात्रा वो कह रहे हैं कमजोर सरकार बोल रहा हूँ, इसका मतलब वापस ले रहे हैं एक बार। वो। इतने सीनियर लीडर है आपको संबित पात्रा, वो कह रहे हैं मैं कमजोर सरकार उसका बोल रहा हूं। मतलब मैं क्यों समझूं? इतना घुमा घुमा के मतलब क्यों समझूं? ये संबित सीनियर लीडर है। पात्रा, डॉक्टर इनको पता पात्रा, है तरीका प्लीज, क्या हम होता डिबेट का है। देखिए। इन्हें कहना है कि मैं उन नए मानक जी आप भी डॉक्टर समझते हैं, पात्रा, सब लोग समझते हैं। डॉक्टर पात्रा वो कह रहे हैं मैं कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर पात्रा, सारा हमारे दर्शक नाराज होते हैं, देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है। संबित पात्रा, इस पर मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि शब्द वापस लीजिए, और वो कह रहे हैं कि मैं कमजोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बात को मत बढ़ाइए। मैं 10 सेकंड दूसरों को करने नहीं देंगे, वो किसी को करने नहीं देंगे डिस्कशन। डॉक्टर पात्रा, मानक जी, आनंद मुल्ला साहब अपने आप को एक सांसद कहते हैं, ये अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आप बताइए क्या हम लोग को डॉक्टर पात्रा वो वापस ले रहे हैं, वो कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी सॉरी नहीं कहा। अरे सॉरी नहीं, वो वापस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कमजोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। संबित पात्रा प्लीज। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि नपुंसक शब्द को वापस ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नपुंसक, आपने नपुंसक शब्द वापस लिया। हनन मुल्ला जी, आप उसके लिए क्षमा याचना करते हैं? डू यू फील सॉरी फॉर द सेम? प्लीज से यस और नो। आप यस और नो में तो जवाब दे सकते हैं। हम बोल रहे हैं जो कोई कमजोर सरकार होने से ऐसे ही डरता है कि देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आपने जो बोला हनन मुल्ला साहब, जो बोला नपुंसक शब्द का 2 बार डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, वापस लेते हैं, डॉक्टर पात्रा या नहीं लेते हैं, ये तो बोल दीजिए। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए हमारे दर्शकों का टाइम वेस्ट होता है, हम ऐसी छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हैं और तू में चले जाते हैं। संबित पात्रा, एक सेकंड। नहीं, ये छोटी बात नहीं है पॉइंट क्लियर। मानक, ये छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं है, लेकिन जब वो शब्द अपना बदलने को तैयार हो गए, वो कह रहे हैं कि मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। संबित पात्रा बदलने को बता देते हैं, वो दूसरे शब्द का मैं इस्तेमाल अभी कर गाली रहे दे थे। दूंगा, फिर बोलूंगा अगली गाली दूसरी होगी, तो चलेगा। सुनिए मानक जी, मैं किसी को गाली दे दूंगा और कहूंगा अगली गाली मेरी दूसरी होगी, वो नहीं होगी जो पहली थी। अरे तो नहीं, तुमने कमजोर का है, दूसरी गाली का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर पात्रा, क्या आप डिबेट नहीं चाहते हैं क्या इस मुद्दे पे? मैं वो शब्द आप इस मुद्दे पे संबित पात्रा डिबेट चाहते हैं ना? आप इस पे डिबेट चाहते हैं? मैं डिबेट चाहता हूँ, बस चाहते हैं तो हो गया। 2 बार कहा गया, संबित पात्रा हो गया। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, हनन मुल्ला साहब एक सेकंड, हनन मुल्ला साहब एक सेकंड। संबित पात्रा, उन्होंने उस शब्द को वापस लिया क्योंकि उन्होंने खुद कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कि मैं कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते संबित पात्रा, आगे बढ़ते हैं। हमारे करोड़ों दर्शक हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। आप प्लीज संबित पात्रा डिबेट अगर चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पर। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, 10 मिनट बर्बाद हो गए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि असल मुद्दे पर बहस करें। छोटा सा ब्रेक। सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों से माफी चाहते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले उनका बहुत समय बर्बाद हुआ। सीपीएम के हनन मुल्ला साहब ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद कहा जैसे संसद में इसे एक्सपंज कर दिया जाता है इस तरह की भाषा को, उन्होंने कहा कि इसे एक्सपंज कर दीजिए, और उसके बाद उन्होंने कमजोर शब्द का इस्तेमाल किया। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेएनयू के बहाने भड़काऊ राजनीति ही देशभक्ति है? क्या देशभक्ति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है? और क्या जेएनयू में राहुल के भाषण से देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा मिला है, जैसे अमित शाह कह रहे हैं? हमारे साथ संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, हनन मुल्ला, अमृता एआईएसएफ से, और यहां एबीवीपी से अभिषेक हैं। अमृता, आपके पास आ रहा हूं। अमृता, क्या आपको वाकई लगता है देश का माहौल देशभक्ति के नाम पर इस बहस से, राजनीति से बिगाड़ा जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देशभक्ति के नाम से ये लोग राजनीति सिर्फ देशभक्ति पे टिका के रख देना चाहते हैं और जेएनयू को इसका मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेएनयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक रिसर्च स्कॉलर का रिसर्च करने का जगह है, उसे इस तरह से मोहरा ना बनाया जाए, एजुकेशन को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश ना की जाए। मैं इस सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि इस तरह की हरकत को ना किया जाए। अच्छा, एक इस बात तरह से बताइए। एबीवीपी को भड़का के, प्लानिंग करके, टारगेट करके स्टूडेंट को फंसा के उसको मरने के लिए मजबूर ना किया जाए, उसको रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर ना किया जाए। मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि ये सारी जो बर्बादी है, जो एजुकेशन को लेकर जो बर्बादी है, उसको बंद किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पर राजनीति करना बंद कर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले
चलिए अभिषेक से पूछ लेता हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं अभिषेक एबीवीपी से हैं, आप 4 साल से जेएनयू में पढ़ते हैं। कम है ना, बोलने का ही मौका कम देते हैं। नहीं आ रहा हूं आपके पास। दरअसल बहुत सारे लोग होते हैं अमृता, सबको मौका देना होता है। आ रहा हूं आपके पास। ऐसे अभिषेक से भी एक कमेंट। टाइम बहुत खप गया है उधर। कोई नहीं। अभिषेक जरा ये बताइए, ये 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अफजल गुरु की बरसी जेएनयू में कब से मनाई जा रही है? उसके जस्ट बाद में शुरू कर दिया था, उसके जस्ट बाद 2014 से। 2013 में इन्होंने पब्लिक टॉक कराया, 2014 में इन्होंने मार्च निकाला, 2015 में इन्होंने 11 फरवरी को प्रोग्राम किया ताप्ती हॉस्टल में, और ये 2016 है। ये तो हर साल दर साल करते आ रहे हैं। और अमृता कुमारी, तो आप जो ये बोलना चाहती है तो इस बार क्यों ये सारा का सारा ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है? हमने अपोजिशन उस साल भी किया, हम साल दर साल अपोजिशन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। उस साल जीटीवी नहीं आया था। जी हाँ, तो जीटीवी को बुलाया उस साल। आप कौन इस सब में शामिल होता है? आप तो जानते होंगे ना, हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है और इसमें कौन शामिल होता है? बताइए ना, कौन बुलाया? जी पब्लिक टॉक बुलाने में पहले एक ऑर्गेनाइजर के नाम पे बुलाया जाता था, इस बार 10 लोगों के नाम दिए गए। लेकिन अमृता जी, आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी में एक मिनट, अमृता जी लेट मी स्पीक। पहले बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। संविधान बोल दीजिए, सच्चाई बोलिए। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आराम से रहिए ना। धारा 34 जानती है आईपीसी का, उसमें क्लियरली कहा गया है, बोलते जाइए। सब अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। बोलिए। लेकिन अभिषेक, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अमृता से बात मत करिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन कौन लोग हैं जो 4 साल से, आप ये कह रहे हैं 3 साल से, 14, 15, 16, कौन लोग हैं जो ये अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं? कौन लोग हैं ये? डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक क्रोनी कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि लेफ्ट पार्टीज का एक आउटफिट है, जो कि प्रोग्राम बुलाता है, पर उसके ऑडियंस में लेफ्ट के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए होते हैं। ऑडियंस में होते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते नारेबाजी में और इवेंट में। लेट मी क्लैरिफाई। और इसके बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं और जब अंदर जाते हैं, जब नारे लगाए जाते हैं, हमारे जीवन में जो परंपरा चली आ रही है, वो नारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग साथ मिलकर लगाते हैं। कौन कौन से नारे लगाते हैं? ठीक है, आपके नारे लगते हैं, अफजल दिखाइएगा अफजल आप दिखा सकते हैं। बोलिए, अफजल तेरे दिखा दीजिए। एक सेकंड। हम ये बोलते हैं कि आप दिखा दीजिए। अफजल तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप बताइए कौन से आगे बढ़ाइए और बताइए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वीडियो सामने है, वीडियो चलाया जा रहा है। सुन लीजिए अमृता, आप वीडियो चलाया जा रहा है, ये चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। ठीक है, कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक आगे चलिए। जंग लड़ेंगे। आगे चलिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। भारत के टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आजादी, नॉर्थ ईस्ट मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी। ये 4 साल से हो रहा है, आप कह रहे हैं 14 से हो रहा है। 14, 15, 16 9 तारीख को ही होता है, 9 फरवरी को ही होता है। इस बार 15 में इन्होंने 11 फरवरी को किया था ताप्ती हॉस्टल के बाहर। और उसके तो तब क्यों नहीं ये वीडियो सामने आए थे? अब क्यों ये अचानक वीडियो सामने आ रही है? वीडियो इसलिए सामने इस बार आ गए हैं क्योंकि इस बार वहाँ पे मीडिया मौजूद थी। पहले मीडिया मौजूद नहीं होती थी। ये वीडियो मीडिया के नहीं है, तो मोबाइल कैमरे से लिए गए। जो मोबाइल कैमरे से जो वीडियो लिए गए हैं, वो वीडियो पहले भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिए जाते थे कि ऐसे वीडियोज हुए हैं। इस बार क्योंकि अच्छा, मैं आपसे सीधे पूछ लेता हूँ ना, मैं आपसे ये सवाल किस लिए पूछ रहा हूँ? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि एबीवीपी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। एक सेकंड अमृता, एक सेकंड। एबीवीपी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, इस तरह के वीडियोस बाहर निकलवा रही है ताकि देशभक्ति पर यह बहस शुरू हो जाए। आपका एबीवीपी का इस्तेमाल किया बीजेपी ने, यह आरोप है। हमारा संगठन इतना मजबूत है और हमारा संगठन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 साल से आप क्यों चुप बैठे थे? ऐसे नारे लग रहे थे। कब कहा चुप बैठे? कब कहा कि चुप बैठे? हर साल पहले क्यों नहीं बाहर आए? तो क्योंकि वीडियो आपके जी न्यूज के वीडियोज आए हैं। हमने क्या यूनिवर्सिटी को वीडियोज नहीं दिए हैं? आप यूनिवर्सिटी। अच्छा अमृता, एक बात बताइए, आपको भी काफी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, अगर अभिषेक जो कह रहे हैं सही है, 3-4 साल से इस तरह के इवेंट और नारेबाजी हो रही है, तो आप कैसे इस तरह की चीजों को अलाउ कर रहे थे पहले? देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। शायद अभिषेक जी ये भूल गए हैं कि जेएनयू रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और वहाँ डिबेट डिस्कशन का कल्चर है। अगर उनको याद होगा तब, अगर डिबेट डिस्कशन का कल्चर है, हर आदमी का, हर संगठन का अमृता एक सेकेंड, अमृता एक सेकेंड, अमृता डिबेट के कल्चर का मतलब देशद्रोही नारे नहीं है। अमृता एक सेकेंड, रिसर्च नहीं है। मैं कंडेम करती हूँ। अगर कैंपस में ऐसे नारे लगते हैं तो मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन एक बात है,
आप एज ए जेएनयूएसयू जब कन्हैया वहां था तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि ये भूल जाते हैं कि जेएनयूएसयू का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं और ये जिम्मेवारियां उन्हें निभानी पड़ती है। जब कैंपस का इन जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अमृता, मेरे सवाल का जवाब है 3-4 साल से ये सब हो रहा है तो क्यों होने दिया जा रहा था ये? एक सेकंड सर, एक सेकंड। 3-4 साल से ये हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा था ये नारे 3-4 साल से लग रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, एक आतंकी की बरसी जेएनयू में मनाई जा रही है, ये क्यों होने दिया जा रहा था वहां पे? यही मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बात उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं पूछा? ये जो ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहे हैं, परमिशन तो एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन इस बार कैंसिल कर दी गई थी, उसके बावजूद ये इवेंट क्यों हुआ? सुनिए, परमिशन की जो कॉपी है, पहली बात तो अगर 4 साल से हो रहा था और जो साथी कह रहे हैं अभिषेक जी, उन्होंने परमिशन होने कैसे दिया? 4 साल से होते हुए देख के इसलिए दिया कि उनको देखिए सारा नारा भी याद है मुंह पर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक वही लोग थे जो नारे लगा रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ये कह रही है कि ये साजिश है, ठीक है, आप ये कह रही है साजिश है। जब कोई बात देख लगती है ना तो याद रखना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे साथ बिट्टा साहब आ गए हैं स्टूडियो में। बिट्टा साहब, आपने तो आतंक का दंश खुद झेला है, आतंक का दर्द आपने खुद झेला है, आतंकवाद के खिलाफ आप एक लंबी मुहिम चलाते आ रहे हैं। आपको लग रहा है हिंदुस्तान की धरती पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की नारेबाजी जो हो रही है? अभी मेरे साथ शहीदों के परिवार से किसी चैनल पार्लियामेंट के शहीदों के परिवार अब सड़कों पे आ गए और 1 महीना देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के वो शहीदों के परिवार, वो मेरी बहनें विडो, उनके बच्चे जो यतीम हुए, चाहे फौज हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, आज पार्लियामेंट के परिवार इकट्ठे किए, सारे जेलों में लेके जाऊंगा, डिमांड करूंगा, बैठूंगा वहां पे, कोई पॉलिटिक्स उस पे नहीं होगी। जितने भी सारे, मैं नहीं कहता अंदर देश विरोधी हैं, जो भी अफजल के नारे लगाने वाले, जिनके पीछे आईएसआई है, जिनके पीछे नक्सलाइट है, निकालो इनको बाहर। मैं अपनी बहन से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा कोई नारे आपने सुने हैं? मैं बताऊं, आपने नारे आपने सुने हैं? सब कुछ सुन लिया, रोज सुनता हूं इनकी बातें। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको बीजेपी से गिला है, आपको एबीपी से गिला है, आपको मोदी सरकार से गिला है, आप लोकतंत्र है, आपको कौन मना करता है? जंतर मंतर पर जाइए, हम जाते हैं, अगर आपकी जेन्युइन समस्या हम भी शामिल हो जाएंगे। पर अफजल जिंदाबाद, अफजल को कहना कुर्बान हुआ, अफजल को कहना कुर्बान हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 मिनट में बोलना चाहूंगी। आजादी, कश्मीर में आजादी चाहते हैं, केरला में आजादी चाहते हैं, कहा जाते बंगाल में आजादी चाहते हैं, फिर कहेंगे पंजाब। 1 मिनट, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना सर, ये नारे कौन लगा रहा है? अरे ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे पे बम चला, मेरे पे ब्लास्ट हुआ, कपिल सिब्बल मुझे बोलने दीजिए, इनको मना कीजिए। कपिल सिब्बल कहता है ये बेगुनाह था, केएस तुलसी कहता बेगुनाह था। अरे बम कौन चला गया? अफजल बेगुनाह था, कसाब बेगुनाह था। अरे इतने देश के अंदर एक तरफ हमारे जवान बर्फों के अंदर समाधि ले रहे हैं, पठानकोट में शहीद हो रहे, दीनानगर में शहीद हो रहे, और ये अफजल की बरसी मना रहे। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? किसने देखना था? हर काम पुलिस करेगी, हर काम पॉलिटिशियन करेगा, इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनके होते हुए क्यों हुआ? इनकी जिम्मेदारी क्या है? सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा कोई राजनीति मतलब नहीं, ये सवाल देश की जनता के सामने थे। 50 आदमी, अरे 50 आदमी में आपको आदमी का पता नहीं चला? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप काम चलाते हैं, इतनी यूनिवर्सिटी में कौन जिम्मेदार? हर काम पुलिस करेगी। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रियंका, क्योंकि आपने भी सुना अभिषेक कह रहे हैं 4 साल से 3 साल से ये इवेंट हो रहे हैं, अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही है, नारे लग रहे हैं ये सारे के सारे, और उस समय तो आपकी सरकार थी। नहीं ऐसा है, नहीं मैं बिट्टा जी से कहूंगी कि वो जम्मू और कश्मीर की असेंबली में जब टेररिस्ट के सपोर्ट में एक पास हुआ था, एक असेंबली में एक क्या कहते हैं उसको, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, जम्मू और कश्मीर के असेंबली में पास हुआ था कि प्रस्ताव पास हुआ था, तो बिट्टा जी वहां पे पहुंचे हैं। बिट्टा जी हर फ्राइडे को जब पीडीपी के साथ इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके बाहर जाकर उन्हें प्रोटेस्ट किए हैं जब भी प्रो पाकिस्तान फ्लैग लगे जाते हैं। मैं बिट्टा जी से पूछना चाहती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले
बात कुछ ही सुन दिन लो पहले मेरी बहन। सर एक बार अरे कपिल ये सब नेहरू का करा धरा है। ये ना होते नेहरू तो ना होता वो पाकिस्तान का झंडा। सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मेरे से बात करेंगी आप यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, मेरे से बात करेंगी। अरे आतंकवादियों की मदद करने वाले बेगुनाहों की कत्लेआम करने वाले आपने मुझे छेड़ा। सर एक सेकंड, दो लोग एक साथ बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। बेटा साहब, जख्मों पे नमक छिड़के आपने। बेटा साहब एक सेकंड, आप बोल रहे तो एबीपी से बात बेटा साहब एक सेकंड, बेटा साहब एक सेकंड, आप बात के लीजिए, पानी पीजिए। एक सेकंड शांत हो जाइए। बेटा साहब एक सेकंड, बेटा साहब एक सेकंड, ये बात करे एबीपी से मेरे से नहीं करेगा। ठीक है, ओके। मेरे जख्मों पे नमक नहीं कोई नहीं छिड़के, कोई नहीं छिड़के। अरे आपको बोलने की आदत बीजेपी से। बेटा साहब एक सेकंड, बेटा साहब शांत हो जाइए। वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ मैं बहस को। एक सेकंड, क्यों बचाया? कहाँ थी तुम कहाँ थे? अरे बेटा साहब आप कहाँ थे जब गुल्लर ने बम चलाया? कपिल सिब्बल आप कहाँ थे? अरे मेरे साथ सवाल पूछ लिया, मेरे साथ सवाल। एक सेकंड, प्रियंका से सवाल पूछा। बेटा साहब एक सेकंड, अरे छोड़ना बेगुनाहों के कातलों की मदद करना। अच्छा ठीक है बेटा साहब एक सेकंड, मारने वाले तो आपकी बेटा साहब मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे से बहस नहीं करना। तुमने छेड़ दी नहीं, अरे कोई नहीं छेड़। बेटा साहब एक सेकंड शांत हो जाइए। सवालों का जवाब दूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए। मैं बेटा साहब जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है। बेटा साहब रुकिए तो सही। मुझे 10 सेकंड अच्छा अब रुकिए बेटा साहब, रुकिए, शांत हो जाइए। शांत ओके, आपने जवाब दे दिया। शांत हो जाइए। अरे बेटा साहब बदतमीजी नहीं है, शांत हो जाइए, शांत पीछे करो बात, जवाब देंगे। ओके सर, देखिए आज ऐसा लगता है दिन ही खराब है। सारा टाइम हमारा तूतू में जा रहा है, मुद्दे पर बहस नहीं हो रही। सर एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड बेटा साहब, मुझे जाना है। अरे बेटा साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। मानक मुझे जाना है, इजाजत से पहले 10 सेकंड चाहिए मुझे आपसे। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका आप भी थोड़ा सा सांस लीजिए प्लीज, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सिलेक्टिव पेट्रियोटिज्म का नारा। ओके प्रियंका प्लीज डोंट स्टार्ट। देखा है गोलियां देखी कैसे चलती है? अरे सर, मैंने खाई शरीर पे बम दर्दों से। मुझे ब्रेक लेना तो हमारे प्रधानमंत्रियों ने खाई है, हमारे पार्टी लीडर्स ने गोलियां खाई है। कहाँ है आपकी? अरे बेटा साहब उनका दर्द समझते हैं। उनके खिलाफ हीरो बनाते हैं पंजाब में, तमिलनाडु में। कहाँ है आपकी पेट्रियोटिज्म? हमारे नेताओं ने खाई है गोलियां, हमारे नेताओं ने छाती पे गोलियां खाई है। आप बात करें पेट्रियोटिज्म। कौन है कपिल सिब्बल? कौन है? अरे बेटा साहब कुर्सी को बनाते हो एमपी? बेटा साहब एक सेकंड, मंत्री वो मेरे बड़ी बातें आकर करती है टीवी पे। अच्छा बेटा साहब मेरे पास टाइम खत्म हो गया है बिल्कुल। मेरे पास डॉक्टर पात्रा, क्योंकि ये संबित, ये प्रियंका और बेटा साहब आपस में भिड़ गए थे। संबित पात्रा देखिए सवाल वही आ रहा है अभी भी, बस मैं क्लोजिंग 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स आपको दे सकता हूं, वो भी सवाल के साथ। संबित पात्रा सवाल ये है, आपको नहीं लगता माहौल खराब हो रहा है? आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान जो छात्रों की पिटाई हुई, मीडिया वालों की पिटाई हुई, इस माहौल को खराब करने का जिम्मेदार कौन है? ये बांटने का जिम्मेदार कौन है? सेकंड कहूंगा, मैं इतना कहता हूं, देखिए अभी आप डिबेट में अभी सुन रहे थे हम लोग। बेटा साहब से हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, बेटा साहब आप उदास मत होइए, आपने गोली खाई है, आपने बम खाया है, हम आपके चरणों पे हाथ लगाते हैं बेटा साहब, आप उदास मत होइए। मैं बताता हूं हनन मुल्ला साहब ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर को। मेरे को 100 मैसेज आए कि आप डिबेट छोड़ के चले जाए। मैं क्यों नहीं कहा? बेटा साहब आप भी सुनिए और देश की जनता भी सुने। ये बदमाश लोग हमें गाली देंगे, ये बदमाश लोग हमें मारेंगे भी, ये बदमाश लोग देश के माहौल को बिगाड़ देंगे, मगर हमें युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाना है। कृष्ण ने कहा है डटे रहो, लड़ो। संबित पात्रा मैंने सवाल पूछा था, देखिए आपने फिर जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आज दर्शकों से माफी के साथ मैं शो खत्म कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। दर्शकों से माफी चाहते हैं, मुद्दे पर जितनी बहस होनी थी वो तो हुई नहीं, हार्डली 5-7 मिनट हुई, बाकी पूरा का पूरा टाइम आज तू में ही चला गया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, हनन मोला, अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बेटा साहब थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।